पढ़ाई का और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट इंडियन इकोनॉमी का, कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो 1950 से 1990 तक किस तरीके की रही है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। मुझे नहीं पता मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें ये कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली। तो देखिए, आपको कभी भी आपको अपनी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। पता नहीं कब किस टाइम पर आपको सक्सेस मिल जाए। तो देखिए, जानते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कैसी रही। देखिए, हम कब से लगे हुए थे कि हमें आज़ादी मिल जाए, आज़ादी मिल जाए, लेकिन आखिरी टाइम एक ऐसा टाइम आया ना कि लड़ते हुए कि हमें 15 अगस्त 1947 को आखिरकार आज़ाद हम हो ही गए। यानी कि एक तरीके से हम जो ब्रिटिश राज था वो यहाँ से आखिरकार चला ही गया, और हमारा एक तरीके से हम स्वतंत्र हो गए कि हम अपने डिसीजन खुद ले सके। तो इसी तरीके से आप भी कंटिन्यूअस मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो देखिए, फर्स्ट है कि हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाते हैं। उससे पहले आपको पता है कि आपकी इंडियन इकोनॉमी की कैसी सिचुएशन रही। इसको जानने के लिए आप देखिए जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए, इससे पहले आपने देखा कि जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका राज यहाँ पर हुआ। और जो सबसे ज़्यादा जो कमाल हुआ वो तो जब हुआ जब जो स्वेज कैनाल है, यानी कि वो एक रास्ता ढूंढ लिया गया। और अब क्या हुआ कि अब हमें सीधा नीचे को जाने के बजाय बीचों बीच एक रास्ता मिल गया। किसको? ब्रिटेन को। यहाँ से एक तरीके से रॉ मटेरियल ले जाने के लिए अब तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बहुत कम समय लगता था और कम वेस्टेज के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से वो रॉ मटेरियल ले जा सकते थे और वापस वो क्या करते, मैन्युफैक्चर करके हमारे देश में बेच सकते थे। तो देखिए, अब हमारी इकोनॉमी, जब हम आज़ाद हुए तो हम एक ऐसे मोड़ पर थे कि हम सोचने के लिए मजबूर थे कि जितने भी हमारे जो नेता लोग थे, जिन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया, जिन्होंने भी हमारा संविधान लिखा, या जितने भी जो एक तरीके से जो चीज़ों को आगे लेकर चलने वाले थे, तो उन्होंने देखा कि हमारी इकोनॉमी अभी बिल्कुल स्टैग्नेंट है, यानी कि रुकी पड़ी हुई है। एक तरीके से उसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा करना था जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ आगे हो सके। तो 1947 के अंदर उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो उस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने क्या देखा, उनका जो विजन था वो था कि हमारी इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको 3 पॉइंट जो है वो क्लियर होने चाहिए। एक, हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, और एक तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो एक इस तरीके की इकोनॉमी होती है जो आपको जो चीज़ें चाहिए इकोनॉमी में वो प्रोवाइड नहीं कर सकती। वो आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकती है जिसके उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जब आपके पास कोई परचेजिंग पावर है, यानी कि वही प्रोडक्ट वो इकोनॉमी में लेकर आएगी जिसको लोग खरीद सकते हैं, यानी कि लोगों की पॉकेट के अंदर जो है पैसा हो। वो ऐसी चीज कभी भी आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाएगी जो आवश्यक वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर जो भी वस्तुओं का उत्पादन होगा एक तरीके से वो परचेजिंग पावर को देखते हुए होगा। जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है एक तरीके से उसमें जो ओनरशिप होती है प्राइवेट सेक्टर की होती है, और डिमांड और सप्लाई जो होती हैं वो ऑटोमेटिक काम करती है। जो डिमांड और सप्लाई है उनसे हमारी ऑटोमेटिक करेक्शन हो जाती है। इसके लिए आपने देखा होगा कि जो एडम स्मिथ हैं उन्होंने भी इसी बात को बोला कि मार्केट मैकेनिज्म होना चाहिए। देखिए, जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती है तो हमारी इकोनॉमी शिफ्ट करेगी हमेशा ही मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर है, क्योंकि जब तक मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर आप नहीं जाओगे तो कभी भी कोई भी कंट्री डेवलप नहीं हो पाएगा। इसके बाद आप देखिए कि उसके बाद आती है हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो एक तरीके से जो प्राइवेटाइजेशन बोलो या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहाँ पर जो ओनरशिप होती है वो पूरी की पूरी कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर की होती है। तो वो कहाँ पर उत्पादन करेगा, कितना करेगा, किसके लिए करेगा, उसका खुद का डिसीजन होता है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लॉयटेशन होता है एक तरीके से लेबर का होता है। क्या होता कि उसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, काम ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाता है, और उसको क्या किया जाता है, पेमेंट जो उसकी जो पे है वो बहुत कम ही
किया जाता है। इसके बाद आती है हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, यानी कि गवर्नमेंट देखेगी कि कहाँ पर मैंने उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना और किसके लिए मैंने उत्पादन करना है। यहाँ पर परचेजिंग पावर को देखा नहीं जाएगा। जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं, जो एक तरीके से नेसेसरी गुड्स हैं, जिससे लोगों का जो वेलफेयर है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके, इन चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा। फिर आती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको हम 1947 के बाद जो है लेकर चले। तो जो हमारी एक तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, उसमें क्या होता है कि कुछ कंट्रीब्यूशन होता है प्राइवेट सेक्टर का, कुछ कंट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट सेक्टर का। अब देखिए, जो हमारे नेहरू जी थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो सोशलिस्ट को ज्यादा फॉलो करते थे, यानी कि समाजवाद को ज्यादा एक तरीके से प्रेफरेंस देते थे। वो सोचते थे कि इकोनॉमी के अंदर सोशलिज्म होना चाहिए, कि ओनरशिप गवर्नमेंट की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का नजरिया लेकर चलना गलत था, क्योंकि अगर इस तरीके का लेकर चलेंगे कि सारे की सारी चीज जो है वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करे, या फिर इस तरीके का लेकर चले कि सारा का सारा जो ओनरशिप हो प्राइवेट सेक्टर की, इनकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उन्होंने एक ऐसा पाथ चुनना था कि जो कि मिड पाथ हो। आप हमेशा देखना कि जो बीच का जो रास्ता होता वही सही होता, कि आप बिल्कुल एक तरीके से ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट के ऊपर ही सारा बर्डन डाल दो, और ऐसा भी नहीं है कि सारा का सारा प्राइवेट के हाथों में छोड़ दो। पहली बात तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हम छोड़ ही नहीं सकते थे, क्योंकि उस टाइम पर इतना ज्यादा एक तरीके से प्रोग्रेस नहीं थी, इतना ज्यादा लोगों के पास धन नहीं था, पैसा नहीं था कि वो एक तरीके से इंडस्ट्री जो है उसको स्टेब्लिश कर पाए। तो एक तो मेन ये कारण था। दूसरी बात, अभी अभी नए नए आजाद हुए हैं, तो उसके लिए एक तरीके से गाइडलाइन भी देना जरूरी था। तो एक तरीके से हम लेकर चले मिक्स्ड इकोनॉमी को, जिसके बीच में कुछ प्राइवेट सेक्टर काम करेगा और जो कुछ गवर्नमेंट सेक्टर काम करेगा। जो चीजें प्राइवेट जो सेक्टर है प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा या करवा सकता है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है और गवर्नमेंट सेक्टर जो है वेलफेयर के लिए काम करता है। जो चीजें जो प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड करवा पाएगा, यानी कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या कैपिटलिस्ट जो सेक्टर है, एक तरीके से जो प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। इसलिए आप कई बार बहस करते हो कि एक तरीके से आप बोलते हो कि जो ये आरक्षण दिया गया है वो इतना गलत है कि हमें मतलब जो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती उस टाइम पर, लेकिन आरक्षण जो देना वो बहुत जरूरी था। उस टाइम पर आप देखोगे इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी कि जिनका समाधान ये था कि कुछ ही लोगों के पास क्या था, कि कुछ ही लोगों के पास पैसा था जो उस कमोडिटी को परचेज कर पाते। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा गरीब थे, तो इसलिए उनको जो प्रोवाइड करेगी वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। अब उसके बाद आप देखिए कि जो 15 अगस्त 1947 को आप आजाद हो जाते हो, और जो नेहरू जी हैं उनका जो विजन था कि समाजवाद यानी कि सोशलिज्म होना चाहिए, वो एक तरीके से वो इसको अडॉप्ट नहीं करते बल्कि मिक्स्ड इकोनॉमी को लेकर चलते। और मिक्स्ड इकोनॉमी का आप देखोगे कि लगभग जो कंट्री हैं अब मिक्स्ड इकोनॉमी को ही फॉलो कर रहे हैं। अब उसके बाद आप देखो कि ये जो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है 1948 में, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है, इंडस्ट्री के लिए जो गाइडलाइन दी जाती है कि कितने इंडस्ट्री गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में रहेंगे, कितने प्राइवेट के अंडर में रहेंगे और कितने ऐसे होंगे जिन पर दोनों मिलकर काम करेंगे। तो ये जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है 1948, और जो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक जो सिद्धांतों में का भी यही दृष्टिकोण था कि जो हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। तो उसके बाद आप देखोगे तो हमने एक तरीके से यहाँ डिसाइड कर लिया कि जो हमारी इकोनॉमी होगी वो एक तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी ही होगी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम आगे लेकर चलने वाले हैं। तो इसके लिए हमने स्टेब्लिश किया गया 1950 में प्लानिंग कमीशन को। देखिए एक तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि संविधान में इसका प्रावधान इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इनको पता था, जो उस टाइम के जो भी एक तरीके से दूर की जो सोचने वाले जो लोग थे उनको ये पता था कि अगर हमने जो प्लानिंग कमीशन और संविधान में डाल दिया तो बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इतने ज्यादा जो चेंज होंगे वो एक तरीके से ठीक नहीं रहेगा। तो जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया 1950 में, और आप जानते हो कि जो प्लानिंग कमीशन है वो क्या बनाता था, हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनको प्लान कौन करता था, प्लानिंग कमीशन। लेकिन 1952 में एनडीसी को बनाया गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो वो क्या करती थी, इनको फाइनलाइज करती थी एक तरीके से। वो इस बनाने के बाद वो फाइनल करती थी कि ये जो प्लान है वो लागू होंगे या नहीं होंगे, या इसमें किस तरीके का चेंज होगा। तो जो पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य थे वो कौन कौन से लक्ष्य थे, फर्स्ट है कि समृद्धि यानी कि ग्रोथ के ऊपर बात की गई, सेकंड है कि आत्मनिर्भरता के ऊपर बात की गई,
थर्ड है कि जो हमारी एक तरीके से आत्मनिर्भरता के ऊपर बात की गई, और जो हमारा थर्ड है कि आधुनिकीकरण। तो फर्स्ट इन्होंने क्या कहा कि जो ग्रोथ है उसके ऊपर फोकस किया गया, सेकंड मॉडर्नाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया, और थर्ड जो है उसमें सेल्फ रिलायंस के ऊपर बात की गई, यानी कि आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। और स्पेशली जो खाद्यान्न है, यानी कि जो खाने पीने की जो प्रोडक्ट हैं। अब देखिए हम उस टाइम पर जब आज़ाद हुए तो उस टाइम पर जो हम एक तरीके से जो कंज्यूमर गुड्स हैं, जो खाद्यान्न हैं, उनको भी कहाँ से, हम अमेरिका से इंपोर्ट करते थे। तो अब देखिए जो ग्रोथ है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी का इंक्रीज होना, ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसका बढ़ना। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से गुड्स और सर्विसेज का जो इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज होना। जितना ज्यादा गुड्स और सर्विसेज का इकोनॉमी में, मतलब जितनी ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज इकोनॉमी में इंक्रीज होंगी, उतनी क्या लोगों को अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा लोगों को अवेलेबल होंगी चीज़ें, इतना ज़्यादा उनका कंजम्पशन बढ़ेगा। जितना ज़्यादा उनका कंजम्पशन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, उनकी मतलब एक तरीके से ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो वो जब हेल्थ अच्छी होगी तो अच्छे तरीके से काम करेंगे, काम भी कर रहे हो और इकोनॉमी में प्रोडक्शन भी हो रहा है, तो आप देखोगे रोजगार भी लोगों को मिल रहा है, फिर नेक्स्ट उनके पास इनकम भी आ रही है, फिर वो डिमांड भी रहे, तो इस तरीके से सर्कल चलना स्टार्ट हो जाता है। सर इसके बाद है कि मॉडर्नाइजेशन। देखिए मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब है? आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का क्या मतलब है कि जो एग्रीकल्चर है उसमें क्या करना चाहिए, हमें नए बीजों का यूज करना चाहिए। कि जो परंपरावादी जो हमारे पुराने टाइम के जो बीज थे उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी, यानी कि पर हेक्टेयर वो इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए जो हाई वैरायटी इल्ड्स जो है उनका यूज किया गया, जो नए बीज थे उनको यूज किया गया। आप पढ़ोगे जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आता है उसमें उनके बारे में। फिर देखो आधुनिकीकरण सिर्फ ये नहीं है कि नई नई किस्म के बीजों को यूज करो आप, बल्कि आधुनिकीकरण का मतलब है कि समाज का जो दृष्टिकोण है उसमें भी चेंज होना चाहिए। क्योंकि देखिए जब तक समाज का दृष्टिकोण चेंज नहीं होगा, यानी कि हम या आप क्या सोचते हैं कि जो मेल और फीमेल है उसमें काफी डिफरेंस है। जो फीमेल है वो उनको क्या सोचा जाता है कि सिर्फ ये घर के काम तक ही सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप आज के टाइम पर देखते होंगे कि जो लेडीज है, जो फीमेल है, वो भी आदमी के साथ क्या कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। वो भी आगे हर जगह जहां पर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है, चाहे वो कोई टीचिंग लाइन है, हर जगह वो भी क्या है, वो भी काम करती हैं। तो देखना इससे जब एक देखो आप ये सोचकर चलो कि जो फीमेल और मेल है वो 50-50% के लगभग है, यानी कि जब आधी पॉपुलेशन मेल की और आधी पॉपुलेशन फीमेल की है, तो क्या आधी पॉपुलेशन अगर घर बैठी रहे वो कुछ भी ना करे? क्योंकि आपको पता है कि जो होम यानी कि जो घर के अंदर जो काम किया जाता है वो हमारी जीडीपी में काउंट ही नहीं होता। जब हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होता तो इसलिए इससे अच्छा क्या है कि आप क्या करें, बाहर जाकर काम करें। जब आप बाहर जाकर काम करते हो तो एक तो ये चीजें होती हैं कि प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी में ज्यादा इंक्रीज होगा, और जो ह्यूमन कैपिटल है एक तरीके से जो रिसोर्स है हमारा वो भी वेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए सामाजिक जो दृष्टिकोण है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद आप देखिए कि उसके बाद है कि आत्मनिर्भरता का क्या मतलब है कि सेल्फ रिलायंस, एक तरीके से हम दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड ना रहें। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकती है। अभी अभी आज़ाद हुए हैं, अभी मुश्किल से जो एक तरीके से जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है वहाँ से हमारा पीछा छुड़ा है। तो अब हम क्या ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हम अब भी इंपोर्ट करते रहे, अब भी कैपिटल या एक तरीके से जो खाद्यान्न है उनका इंपोर्ट करते रहे, तो कहीं ना कहीं जब हम कोई भी नई पॉलिसी फ्रेम करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो दूसरे कंट्री हैं वो क्या करेंगे, एक तरीके से दखलंदाजी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को, ये चीज़ें ऐसी मतलब इस तरीके की चीज़ें ना हो, उसी के लिए क्या हुआ कि हमें आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए। और खासकर जो हमारे खाद्यान्न हैं उनमें तो बिल्कुल भी हमें तो उनका इंपोर्ट करना ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक भारतीय को क्या है कि भोजन यानी कि एक तरीके से अच्छा आवास यानी कि रहने की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो एक तरीके से जो धन संपत्ति है यानी कि जो इनइक्वालिटी है वो भी कम होनी चाहिए। तो आपने देखा कि जो 1950 से 1990 तक, 1950 है और 1990 तक की अवधि यानी कि जो ये टाइम पीरियड रहा, जो इन्होंने 4 टारगेट बताए कि हमें ग्रोथ भी करनी है, हमें मॉडर्नाइजेशन भी करना है, और हमने एक तरीके से आत्मनिर्भर भी होना है, और हमें समानता भी लेकर
आनी है, यानी इक्वलिटी को भी लेकर आना है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो काम किए गए। इसके लिए क्या क्या किया गया? इसके लिए हमारी जितनी भी 5 ईयर प्लान्स हैं, यानी कि 1 से 7 तक, आत्मनिर्भरता के ऊपर ही वो डिपेंड है कि हमें आत्मनिर्भर होना। सबसे पहली बात तो हमारी ये है। बाद में देखते हैं दूसरी बातें। तो जब कुछ होगा, यानी कि आप मेनली क्या बोला मैंने कि खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होना सबसे पहले जरूरी है। देखिए, पेट में जब कुछ होगा, यानी कि आप अगर भूखे नहीं हैं तो तभी तो आगे कुछ सोचेंगे। अगर आप भूखे हैं तो उसके बावजूद भूख के सिवा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपकी जो भूख है वो मिटनी चाहिए। तो भूखमरी को खत्म करने के लिए एक तरीके से खाद्यान्न के ऊपर फोकस किया गया, और जो खाद्यान्न है उसके ऊपर जो फोकस किया गया उसके लिए क्या किया गया? हरित जो क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन, जो 1966 में आया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी में जो तरीके से खाद्यान्न है, यानी कि खासकर गेहूं और जो चावल जो हम यूएस से इंपोर्ट करते थे, उसको क्या कर दिया गया? एक तरीके से हम आत्मनिर्भर हो गए, और अब हमने जो खाद्यान्न है वो इंपोर्ट करना बंद कर दिया। तो देखिए, जो 1950 से 1990 तक की अवधि में हमने देखा कि जो 7 योजनाएं रही इस टाइम पीरियड तक, तो हमने जो 4 टारगेट है उनको एक तरीके से प्राप्त करने का प्रयास किया। उसके बाद हमने एग्रीकल्चर, उद्योग और व्यापार में कहाँ तक सफल रहे ये भी हमने देखा। तो आप देखोगे कि जो स्टार्टिंग में हम बात करते हैं कृषि की, एग्रीकल्चर की। देखिए, जो इंडिया की जो इकोनॉमी है एक तरीके से एग्रीकल्चर बेस्ड है। आज भी आप देखोगे लगभग 50 के अराउंड जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर काम करती है? वो एक तरीके से एग्रीकल्चर में काम करती है। जो अगर आप रोजगार के उसमें देखोगे, एम्प्लॉयमेंट के उसमें देखते हो, तो सबसे नंबर 1 रोजगार के मामले में आता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। जो सेकंड आता है एक तरीके से आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, थर्ड आता है आपका सर्विस सेक्टर। इसके अपोजिट सोच लीजिए कि यदि आप देखते हो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के उसमें, तो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर का है। उसके बाद आप देखोगे इंडस्ट्री सेक्टर का, और तीसरे नंबर पर आता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए, कितनी गलत बात है कि जहां पर 50% के अराउंड लोग काम करते हैं उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, और जहां पर सबसे कम लोग काम करते हैं उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। तो यहां पर आप देखिए, इसी को तो हमने बोला कि जॉब लेस ग्रोथ, कि ग्रोथ ऐसी जगह से आ रही है जहां पर जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। तो देखिए, ऐसा होता है इकोनॉमी के अंदर, खासकर कि पहले हम एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्री पे जाते हैं, इंडस्ट्री से फिर हम जाते हैं एक तरीके से सर्विस सेक्टर पर। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी में क्या हुआ कि हम जंप कर गए सीधा एक तरीके से एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर के ऊपर, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन है जो जीडीपी का वो सर्विस सेक्टर अब ज्यादा दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी 1950 से आगे एक्सटेंड होती है, बढ़ती है, तो हमारा एग्रीकल्चर का जो एक तरीके से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो डिक्रीज होता जाता है। होना भी ऐसा ही चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले से कम वहां से उत्पादन आ रहा है या पहले से कम वहां से रेवेन्यू आ रही है, नहीं। इसका मतलब ये है कि दूसरे जो सेक्टर हैं वो उससे जल्दी से ग्रो कर रहे हैं। और ऐसा ही अच्छा होता है कि जब हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती है तो हमारा क्या होता है कि हम एग्रीकल्चर को छोड़कर इंडस्ट्री सेक्टर के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री सेक्टर को हम स्किप कर गए, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो इतना अच्छा हम डेवलप नहीं कर पाए। तो देखिए, जो एग्रीकल्चर है, जब स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले ये देखा कि हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ी कि हमें लैंड रिफॉर्म्स करने चाहिए। तो लैंड रिफॉर्म्स के अंदर आपने देखा कि इससे पहले 3 तरीके की जो प्रथाएं थी वो प्रचलित थी। एक तरीके से जमींदारी सिस्टम था, रैयतवारी सिस्टम था, महलवारी सिस्टम था। तो उसको खत्म करने की बात की गई, इसके अंदर जितने भी बिचौलिए थे उनको खत्म करने की बात की गई। देखिए, जब तक आपको किसी चीज की ओनरशिप नहीं मिलती, जब तक आप ये नहीं समझते कि मैं यहाँ का मालिक हूं, तब तक क्या है आप ग्रोथ नहीं कर सकते। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक बार आप देखिए कि एक ही टाइम पर 2 जो बंदे थे उन्होंने कोचिंग ली, ठीक है, एक ही टाइम पर एक ही बैच में वो थे। तो उसके बाद दोनों ने ही आईएएस का जो है वो एग्जाम क्लियर किया, और दोनों ने ही क्या हुआ, एक तरीके से जो आईएएस है वो क्लियर होने के बाद उन्होंने अपनी अपनी पोस्ट ले ली और अलग अलग स्टेट में वो चले गए। वो जब उस टाइम पर एक तरीके से इकट्ठे जब वो पढ़ाई करते थे, वो एक ही रूम में थे, एक रूममेट थे एक तरीके से। तो जैसे ही अब उन्होंने वो अलग अलग स्टेट में गए, तो एक टाइम पर ऐसा आया कि दोनों ही बाई चांस कि एक तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपनी जॉब से, और दोनों ही आईएएस को रिजाइन कर देते हैं। जैसे ही वो आईएएस को रिजाइन करते हैं तो एक जो बंदा वो एक तरीके से कंपनी को स्टेब्लिश करता है, दूसरा जो बंदा वो कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा जॉब ढूंढना जो है वो स्टार्ट
कर देता है। तो जब वो दोबारा जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देता तो वो उसी की कंपनी में चला जाता। उसने देखा कि ये तो मेरा दोस्त है, तो उसने बोला कि वहां पर जो बाहर बैठा हुआ था कि भाई मैंने इन बंदे से मिलना। तो उन्होंने कहा कि वेट कीजिए प्लीज जब तक सर मीटिंग में हैं। तो जैसे ही अब सर आए तो उन्होंने बोला कि मतलब हेलो, उन्होंने पहचान लिया कि भाई ये तो मेरा दोस्त है। फिर ऐसा ही हुआ कि जो दोस्ती पहले थी वो थोड़ा सा, फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्जी से इस कंपनी में कोई भी जॉब प्राप्त कर सकते हो, जो जॉब लेना चाहो आप बताओ, मैं आपको वही जॉब दूंगा। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, फिर दोस्ती गहरी हो गई, आसपास ही उन्होंने कहीं घर ले लिया, तो एक साथ ही मतलब रहने लग गए। एक दिन पार्क में वो दोनों घूम रहे थे, तो जैसे ही वो एक तरीके से शेयर कर रहे थे, तो उस टाइम पर क्या हुआ, उस टाइम पर यह हुआ कि जो कंपनी का ओनर था और जो कंपनी में अब नौकरी कर रहा था, अब उसने क्या पूछा, उसने क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे एक बात बताइए कि आपका और मेरा आईक्यू लेवल तो सेम है, फिर क्या डिफरेंस है कि आज मैं आपकी कंपनी में जॉब करता हूं और आप आज इस कंपनी के मालिक हैं। तो वहां पर उन्होंने डिफरेंशिएट किया, उन्होंने कहा कि देख, उस दिन भी तू नौकर की तरह ही सोचता था और आज भी तू नौकर की तरह ही सोचता है, ये डिफरेंस है। अब उसने कहा कि ऐसे कैसे, कि देखिए जब हम एक साथ पढ़ाई करते थे तो एक दिन हम बहुत दूर तक चले गए थे, अपने सेंटर के लिए निकल पड़े थे सेंटर पर जाने के लिए। तो रास्ते में मुझे याद आया कि जो हमारा जो रूम का जो फैन है शायद वो मतलब चल रहा होगा। तो मैंने आपसे बात की कि हमारे शायद हम एक तरीके से फैन को ऑफ करना भूल गए हैं। तो आपने कहा कि चलो हमारा क्या है, मतलब हमारा कौन सा वो रूम है। तो उस टाइम पर आप तो चले गए, लेकिन मैं वापस आकर उस फैन को ऑफ करके गया। तो वहां से क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि मैं उस दिन भी ये सोचता था कि जब ये रूम मेरे पास है तो इसका मैं मालिक हूं। तो एक तरीके से मालिक की तरह सोचिए। तो वहां पर एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, अब यहां पर क्या था कि बिचौलिए इतने थे बहुत ज्यादा कि ओनर एक तरीके से मालिक कोई है उसका और किसान कोई और है, नहीं कि काम कोई और करता है, ओनरशिप किसी और के पास है। तो ऐसे 50 जो बिचौलिए थे वो बीच में थे और एक तरीके से गवर्नमेंट से वहां से क्या लेते थे, लगान लेते थे और गवर्नमेंट के पास पहुंचाते थे। तो उनको तो एक तरीके से चस्का लगा हुआ था कि ऐसे फ्री में आ रहा है, काम कोई और करता। देखिए जब वो काम करने वाले थे, पहली बात तो उनके पास बचता ही कुछ नहीं था कि वो इन्वेस्ट कर सके उस लैंड के ऊपर आगे। उनके पास सिर्फ जीवन निर्वाह, यानी कि एक तरीके से सिर्फ वो अपना जीवन निर्वाह कर सकते थे, इससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं बचता था। जब कुछ बचता नहीं तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स किए गए। इन लैंड रिफॉर्म्स में मैंने आपको बताया कि हम जब हम आजाद हुए तो यूएसए से जो है एक तरीके से अनाज का आयात करते थे। ये ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद ये जो हम एक तरीके से आत्मनिर्भर हो जाते हैं, जिसके बाद हम अब अनाज का आयात नहीं करते। अब हमारे पास एक अच्छा खासा स्टॉक है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कोरोना टाइम पीरियड में आपने देखा कि इतनी प्रॉब्लम आई, तो गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम का सामना कर सकती है। जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन, देखो अब क्या था उस टाइम पर यह था कि किसी के पास तो बहुत ज्यादा लैंड का टुकड़ा और किसी के पास बिल्कुल छोटा सा है। तो एक तरीके से यहां पर देखा गया कि भी जो ये लैंड के टुकड़े इतने अनइक्वल हैं, तो उनको एक तरीके से इक्वलाइज किया जाए कि सब में थोड़ा बांट दिया जाए। तो ये फर्स्ट काम किया गया। दूसरा आप देखोगे कि अधिकतम सीमा निर्धारण, इनकी जो लैंड जो सीलिंग थी एक तरीके से उसको डिसाइड किया गया कि एक के पास कम मतलब मैक्सिमम इतनी लैंड हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। फिर जो हमारे इंटरमीडिएटर से थे, यानी कि जो बिचौलिए थे, उनको खत्म करने की बात की गई। और ये जो सिस्टम है ना, सिर्फ अप्लाई कर पाए केरल और पश्चिम बंगाल के अंदर ही, हम बहुत ज्यादा जगह इसको सफल नहीं हो पाई, क्योंकि एक तरीके से नए अभी हम एक तरीके से स्वतंत्र हुए थे और गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि लोग जो हैं वो बगावत करें। भाई ऐसा होगा तो दोबारा क्या है, एक तरीके से हमें किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। उसके बाद फिर आपने देखा कि हरित क्रांति, यानी कि 1966 में 1966 के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आता। ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया वो मेनली दो ही एक तरीके से उसके अंदर आया, एक तो गेहूं, दूसरा चावल के अंदर लेकर तो आए थे बहुत सारे सीड्स जो है वो अलग अलग फसल के लिए, लेकिन कहीं पर हम सफल नहीं हो पाए। सिर्फ गेहूं और चावल के उत्पादन में ही सफलता मिली। जो हमारे जो नए बीज थे, यानी कि जो हाई यील्ड वैरायटी जो सीड्स थे, ये क्या थे, एक पैकेज था पूरा। इस पैकेज का क्या मतलब था कि आप इन बीज का जब यूज करोगे तो आपके पास फर्टिलाइजर भी होना चाहिए, एक तरीके से यहाँ पर जो कीटनाशक जो दवाइयां हैं वो भी होनी चाहिए। दूसरी बात है आपके पास कंट्रोल्ड पानी भी होना चाहिए। और जो लैंड है एक तरीके से यहाँ पर क्या बात बोली गई थी कि लैंड सीलिंग की बात की गई थी ना,
यहाँ पर की जोतों के स्वामित्व में अधिकतम सीमा निर्धारण की जो लैंड सीलिंग है। अब यहाँ पर क्या था कि जो बांट दी गई यानी कि जमीन को, अब ये बिल्कुल अपोजिट थी हरित क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन था। अब इसमें एक बड़ा टुकड़ा आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात है कि आपके पास कंट्रोल्ड पानी होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा हो ना ही बहुत कम हो। उसके बाद आपके पास इन बीजों को आगे यानी कि ये बीज तभी ग्रोथ करेंगे जब आपके पास एक तरीके से फर्टिलाइजर होगा और जो एक तरीके से जो कीटनाशक दवाइयां होंगी, नहीं तो इनके अंदर जो बीमारियां लगने की संभावना बहुत ज्यादा थी। अब इनके अंदर जो बीमारियां लगने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो ये जो सिस्टम अपनाया गया जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो मेनली पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर अपनाया गया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, एक तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है और जो WTO के अंदर एक मुद्दा रहता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है कि भाई ये जो सब्सिडी है उसको खत्म किया जाए, जो भी फर्टिलाइजर्स के ऊपर या बीजों के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही है उसको खत्म किया जाए। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, अब वो करें कि ये तो पूरा का पूरा एक पैकेज था हरित क्रांति जो आई कि आपके पास फर्टिलाइजर, आपके पास कीटनाशक दवाइयां, आपके पास एक तरीके से कंट्रोल्ड पानी, आपके पास एक अच्छा खासा लैंड का टुकड़ा, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए कुछ किसी के पास क्या थी, थोड़ी थोड़ी जमीन थी, किसी के पास बहुत ज्यादा थी। अब इस पैकेज को कौन अपनाएगा? उस टाइम पर गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ऐसे तो देखो लोगों के पास पहले ही कुछ नहीं है, वो जो एक तरीके से बिचौलिए थे बीच में अब कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है, तो गवर्नमेंट ने खुद बांटना स्टार्ट किया कि हम बीज आपको फ्री में देंगे, आपको फर्टिलाइजर सस्ता मिलेगा। आप देखते ना यूरिया का जो रेट अभी भी कितना कम है, 270 का जो एक तरीके से जो एक पैकेट आता है पूरा जो एक कट्टा होता है वो आता है। नहीं तो अगर इससे जिस दिन सब्सिडी हटेगी ये कम से कम भी 2000 के लगभग पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना स्टार्ट किया। अब देखिए जब गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना स्टार्ट किया तो इस पर एक बहस छिड़ गई। अब क्या कहते हैं कि बहुत सारी जो एक आप देखिए कि जब सब्सिडी जो दी जाती है तो आपके पास एक प्राइस जो है आपका कम हो जाता। ये किया तो इसलिए था ताकि जो आपके प्राइस हैं वो कम रहें और लोग जो हैं जिनके पास अभी खाद्यान्न नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक खाद्यान्न पहुंचे। ऐसा हुआ अभी कि बहुत सारे जो लोग हैं जिनको चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, जो एक तरीके से चावल और गेहूं के लिए भी तरसते थे, इतने कम रेट होने के कारण से कि गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट किया तो उन तक वो चीज़ें पहुंची, बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन आप देखिए उसके बाद क्या हुआ कि जिसके पास बहुत बड़ा टुकड़ा है लैंड का उसी को फायदा हुआ। अब बहस ये छिड़ गई है कि अब क्या करना चाहिए, सब्सिडी को हटा देना चाहिए, क्योंकि आप WTO के मेंबर हो यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो इंडिया है वो मेंबर है, तो वहां पर यह स्पष्ट है कि आपको ये सब्सिडी तो एक दिन खत्म करनी ही पड़ेगी। तो अब सब्सिडी के ऊपर क्या, अभी देखो सब्सिडी क्या है, जिसका जो बेनिफिट है वो ज्यादातर किसको होता है, जिसके पास लैंड का टुकड़ा बड़ा है। जो छोटे छोटे किसान है उनको इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। तो अब बोला गया कि अभी इनको हटा दिया जाना चाहिए कि सब्सिडी नहीं दी जाएगी। लेकिन अब देखिए कि कुछ जो एक तरीके से कुछ इसको सपोर्ट करते, कुछ इसको अपोज करते हैं। सपोर्टर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई देखो सब्सिडी को आप जो जिनके पास छोटी छोटी जमीन के टुकड़े हैं, अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर लोन भी दिया कि सस्ता लोन दिया जिनके पास नहीं था पैसा, ताकि वो पैसा लेकर बैंकों से और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकें। तो यहाँ पर आपने देखा कि अब जो सब्सिडी है, अब सब्सिडी को हटाओ, तो लेकिन जो सपोर्टर हैं वो ये कहते हैं कि भाई देखो ये जो बड़े लैंड वाले हैं वो तो क्या करेंगे, इसको परचेज कर सकते हैं, कितना भी इसका रेट हो जाए उनको तो बेनिफिट तब भी रहेगा। लेकिन जो छोटे किसान हैं एक तरीके से जिनके पास लैंड कम है उनको क्या करना चाहिए, अब भी गवर्नमेंट को सब्सिडी जारी करनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री का आपको पता है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री के लिए हमारी सेकंड पॉलिसी आती है। फर्स्ट आई थी 1948, सेकंड आती है 1956। जो 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है वहां पर स्टार्टिंग में जैसे हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को लिया था, मिक्स्ड इकोनॉमी में हमने पार्टीशियन किया था कि कुछ प्राइवेट सेक्टर होगा कुछ गवर्नमेंट सेक्टर होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है 1956 में, और आपको पता है कि सेकंड 5 ईयर प्लान भी आता है उसी टाइम पर। फर्स्ट हमारा 51 से 56 तक का रहता है, तो हमें 56 में जब हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान आता है उसी टाइम पर हम सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर ही क्या लेकर आते हैं, सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो कि महालनोबिस जो मॉडल है उसके ऊपर बेस्ड है। अब देखिए जो ये पॉलिसी थी जो हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान था वो हैवी इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड था। तो यहाँ पर क्या किया गया कि जो उस टाइम पर हमारे पास क्या इंडस्ट्री थे, जैसे सूती वस्त्र उद्योग होगा, पटसन उद्योग होगा, यहाँ तक ही हम सीमित थे, इससे ज्यादा हमारे पास यानी कि छुटके मुटके उद्योग थे।
तो अब देखो, गवर्नमेंट ने जो 1956 की जो पॉलिसी आती है उसके अंदर क्या कहा, उसके अंदर कहा कि जो इंडस्ट्री है उसको 3 तरीके से हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, वो इंडस्ट्री जिसके ऊपर ओनरशिप रहेगी गवर्नमेंट की। सेकंड, वो इंडस्ट्री जिसके ऊपर के एक तरीके से जो दोनों काम कर सकते हैं, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी, लेकिन स्टार्ट करेगी उस यूनिट को गवर्नमेंट, यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस गवर्नमेंट को दी गई। थर्ड जो है जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता, बट लेकिन उसके लिए भी लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर डिसाइड की गई। तो जो हमारी 1956 की जो औद्योगिक नीति है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, वो एक तरीके से बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। यहाँ से देखिए क्या स्टार्ट होता, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, अब यहाँ पर ये होता कि गवर्नमेंट मैक्सिमम हो जाएगी और जो एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर है वो मिनिमम हो जाएगा। आप ये समझ सकते हो कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो ज्यादा हो जाएगा, सोशलिज्म का पार्ट बढ़ जाएगा और कैपिटलिस्ट का पार्ट घट जाएगा, जबकि दोनों का बराबर होना चाहिए। अब ऐसा होता है कि 1980 तक, अब आप देखोगे इसके अंदर ही जो बैंक है उनका नेशनलाइजेशन भी हो जाता है, सब कुछ आ जाता है, इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन सब कुछ। तो यहाँ से गवर्नमेंट क्या होती है, अब इसके बाद आप प्रॉब्लम देखना क्या क्या इकोनॉमी में शुरू हो जाती है। 19 एक तरीके से 56 से लेकर 1980 के अराउंड तक आप देखोगे कि ओवरलोडेड हो जाती है गवर्नमेंट। जब ओवरलोड गवर्नमेंट ले लेती है, आप देखिए, आप किसी कोई भी काम, आप घर में जाइए और घर में आप बोलिए कि नहीं नहीं आप कोई भी काम नहीं करेगा, आज से मैं ही करूंगा। आप पढ़ते भी हो, घर का सारा काम भी करते हो, तो जब आप पढ़ाई भी करते हो और घर का सारा काम भी करते हो तो कितने दिन तक करोगे? तो एक दिन क्या होगा, आप बीमार पड़ जाओगे। तो उसी प्रकार से गवर्नमेंट भी क्या होगी, बीमार पड़ गई। यानी कि जो गवर्नमेंट के एक तरीके से जो पीसीयू थे, वहां पर क्या हुआ कि जो भाई भतीजावाद जो है वो फैल गया। क्यों? अब देखो, अगर मान लिया जाए कि हमारा कोई रिलेटिव वहां पर जॉब करता है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो हमें भी लगवा देगा, आपको भी लगवा देगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, तो इनएफिशिएंट लोग वहां तक चले गए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है गवर्नमेंट सेक्टर में? प्राइवेट सेक्टर में तो आपकी मजबूरी होती है कि आप वहां पर जाने के बाद क्या आप बाबूजी बन जाते हो। तो जैसे ही आप बाबूजी बन जाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देते हो। जब तक कोई भी आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे किसी काम के प्रति, तो आप वो काम कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर क्या असफल होता चला गया। तो लगभग 1991 में आते आते आपको पता है कि सिर्फ आपके पास क्या है, एक तरीके से 7-8 दिन का ही जो आपके पास फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था, जिससे आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते थे। इसलिए हमने 1991 के अंदर लिबरलाइजेशन